आपका हमारे YouTube चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए अध्याय जिसमें उप प्रधानमंत्री तथा विपक्ष के नेता से रिलेटेड जितनी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तथा विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। अगर आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से इससे रिलेटेड थ्योरी का क्लास भी देख सकते हैं। हालाँकि उप प्रधानमंत्री का चर्चा हम लोग थ्योरी क्लास में नहीं किए क्योंकि उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद में वर्णन नहीं है, ना ही इसका कुछ उल्लेख है संविधान में। लेकिन कभी कभी क्या हुआ है कि राजनीतिक सत्तारूढ़ दल द्वारा क्या किया गया, इस उप प्रधानमंत्री पद का नियुक्ति किया गया। तो जो किए गए आइए उनसे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? प्रधानमंत्री का बिल्कुल है, हम लोगों ने देखा था 75 का 1 में क्या लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान में है। उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो होगा उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष सभापति होगा। फिर राष्ट्रपति के बारे में भी कहा गया है 52 में, राष्ट्रपति के पद के लेके बात किया गया। उप प्रधानमंत्री का कोई भी भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो हो जाएगा इसका उप प्रधानमंत्री। हाँ, अगर उल्लेख नहीं है तो आपके माइंड में प्रश्न उठाओ तो फिर क्यों इसका क्या किया गया, पद को सृजन किया गया? तो पद को सृजन करने का सिर्फ एक राजनीतिक कारण था, जो सत्तारूढ़ दल अपने संवैधानिक प्रावधानों से हटकर इसकी नियुक्ति करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है राष्ट्र के हितों में नहीं है, प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है, राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। तो उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था वह जो है ऑप्शन 1 में देखिए, राष्ट्र के हित में नहीं है, बिल्कुल राष्ट्र के हित में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 को राष्ट्र के हित में नहीं, ऐसा तो नहीं है, अगर क्योंकि कभी कभी हमें देखने को मिला कि इसकी नियुक्ति की गई है। आगे पढ़िए, प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, तो प्रधानमंत्री के हित में राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है, राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। तो क्या जब संविधान में इसका वर्णन है ही नहीं, इसका उल्लेख है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात ही नहीं उठती है। अगर ऐसा होता तो इसकी संविधान में चर्चा होती, इसका उल्लेख किया जाता, नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्र के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, बिल्कुल यह भी गलत प्रश्न है। क्योंकि क्या किया गया, कभी कभी हम लोगों ने देखा कि क्या किया गया, संवैधानिक या राजनीतिक कहिए, राजनीतिक कारणों में सत्तारूढ़ जो दल था उसके द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी। यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, प्रधानमंत्री के हित में था, इसीलिए तो इसकी क्या की गई, व्यवस्था की गई। क्योंकि उप प्रधानमंत्री का कार्य केवल वही होता था कि जब वो अनुपस्थिति है तो उस परिस्थिति में वो उनके कार्यों को संपादन करे, यानी एक तरह से उसके आप क्या कह सकते हैं, हिस्सेदार या साझेदार के रूप में। अगर वो अनुपस्थित है तब उनके कार्यों को करेगा, अन्यथा प्रधानमंत्री नहीं होने पर या फिर मंत्रिमंडल रद्द होने पर इनकी कोई भूमिका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस 4 ऑप्शंस में पर्याप्त हो जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था को यह कमजोर करती है, क्या, उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए, कमजोर इसलिए करती है क्योंकि इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसका कहीं वर्णन नहीं किया गया है। यह जब भी इसकी नियुक्ति की गई है वह जो सत्तारूढ़ दल हैं वह राजनीतिक कारणों से वह अपने लिए इसकी नियुक्ति की है। 3 में देखिए, भारतीय परिस्थिति में उप प्रधानमंत्री का क्या होता है? भारतीय परिस्थिति में उप प्रधानमंत्री का मुख्य सहायक होता है, प्रतियोगी होता है, साथी होता है, मार्गदर्शक होता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, उप प्रधानमंत्री मुख्य सहायक, बिल्कुल मुख्य सहायक नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब इसकी चर्चा है ही नहीं, इसका वर्णन है ही नहीं, तो कहीं उल्लेख भी नहीं किया गया कि यह किस के रूप में काम करेगा प्रधानमंत्री का। साथी होता, यह भी नहीं होता। मार्गदर्शक होता, मार्गदर्शक भी नहीं होता। वह एक प्रकार से प्रतियोगी होता है। प्रतियोगी का एक अपर्यायवाची शब्द आप कह सकते हैं साझेदार के रूप में होता है, कि अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित है तो उसके अनुपस्थिति में क्या कर सकता है, उसके सभी संपादित कार्यों को करता है। हालांकि कोई इसके विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अब मान लीजिए आप, इसका जो प्रावधान एक तरह से होता हुआ मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम मंत्री का दर्जा कहा जा सकता है, तो एक प्रकार से वह प्रतियोगी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए 4 में, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल किए गए थे। कब किए गए थे? जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। जब जवाहरलाल नेहरू का शासनकाल होता है तो वही 1947 से 50 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल
उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा रहते हैं, जो कि आपको देखने को मिले होगा। जैसे ही 27 मई को किनका, नेहरू जी का जब मृत्यु होता है तो गुलजारी लाल नंदा कुछ दिन तक रहते हैं, 27 मई से लेकर 9 जून तक। फिर तो उनको मिल जाता है लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनते हैं। तो क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक इनसे और एक प्रश्न बन जाता है कि यह पहले गृह मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, जो गृह मंत्री और सूचना प्रसार मंत्री के रूप में कार्य किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड एक और प्रश्न भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वही ऊपर ऑप्शन नंबर बी में है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये क्या थे, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में भी जाने जाते थे। अब जवाहरलाल नेहरू तो आपको पता ही होगा, प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के। अब देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। अब देखिए परिस्थिति को समझिए कि क्यों ऐसा हुआ था। अगर प्रधानमंत्री के पद की बात की जाए तो अब तक कुल 7 बार मंत्रिमंडल द्वारा उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया। कितना बार, 7 बार मंत्रिमंडल द्वारा उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन किया जाता है। लेकिन इस पद पर जो आसीन व्यक्ति होते हैं वो 8 होते हैं, एक बढ़ जाता है। क्यों, अब समझिए क्या था। बात है जब क्या होती है, इंदिरा गांधी पहली बार जो क्या होती है, वह चुनाव हारती है 1977 ईस्वी में। और यही 1977 ईस्वी में कांग्रेस पहली बार चुनाव हारती है और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनता है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ये वही मोरारजी देसाई जो आज से कुछ साल पहले चुनाव जीतने से पहले वो कभी कांग्रेस का सदस्य हुआ करते थे। वही 1969 ईस्वी में वो कांग्रेस को छोड़ते हैं, वहीं पर कांग्रेस का फिर विभाजन हो जाता है, कांग्रेस ओ में, वही फिर इधर जनता दल से मिलकर वो जनता पार्टी बनाते हैं। तो आप वही 1977 ईस्वी में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनता है जनता पार्टी का, जिसके होते हैं मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। वही मोरारजी देसाई जब प्रधान बनते हैं 1977 ईस्वी में, तो 1979 ईस्वी में 2 साल तक कार्यकाल इनका रहा था। 1979 ईस्वी में यह क्या करते हैं, 2 उप प्रधानमंत्री पद को एक साथ नियुक्त करते हैं। कौन कौन 2 प्रधानमंत्री को, एक चौधरी चरण सिंह होते हैं और एक होते हैं जगजीवन राम। जो चौधरी चरण सिंह होते हैं उनको वरिष्ठतम उप प्रधानमंत्री के रूप में, और जो जगजीवन राम होते हैं उनको कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति होते। इसी के कारण यह प्रश्न पूछ दिया जाता है कभी कभी कि किसके दौरान 2-2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। तो इसी के शासनकाल में 2-2 प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे, मोरारजी देसाई के शासनकाल में। अगर ईस्वी पूछा जाए तो 1979 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 में, 1967 से 1969 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। अब देखिए 1967 से 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1977 से 69 के दौरान भारत के जो उप प्रधानमंत्री रहते वो 2 उप प्रधानमंत्री होते। कौन कौन, एक होते हैं चौधरी चरण सिंह होते हैं और एक होते हैं जगजीवन राम होते हैं। और उस समय सरकार किनकी रहती है, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की सरकार आती है, जो जनता पार्टी की सरकार होती है, उसी के नेता होते हैं मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 में कह रहा, संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है। अगर संवैधानिक दृष्टि से इसको आप देख लिया जाए तो जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है, तो उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के जो अन्य मंत्री की परिस्थिति में कोई अंतर नहीं होता, यानी वह एक प्रकार से क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री की तरह वो समकक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री नहीं होगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा, लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं होगा, तो वह किसके समकक्ष होते हैं, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखिए इनका कार्यकाल क्या होता है उप प्रधानमंत्री का। तो उप प्रधानमंत्री का जो कार्य होता है वह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उनके सभी संपादित कार्यों को करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। तो देखिए अब तक कितने व्यक्ति, तो इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 8, लेकिन 8 ऑप्शन में नहीं है तो 7 मारिएगा। देखिए यह प्रश्न पूछा तो गया कितने व्यक्ति। अगर यह पूछा जाता कि अभी तक मंत्रिमंडल द्वारा उप प्रधानमंत्री पद का सृजन कितने बार किया गया, तब वह 7 होता। व्यक्ति तो 8 हो गए, क्योंकि मोरारजी देसाई के शासनकाल में एक ही कार्यकाल में 2-2 उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। कौन कौन, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम को। उसके बाद एक और प्रधानमंत्री हैं जो कौन है, चौधरी देवीलाल, जिनको 2 बार किया जाता है, यानी 2 के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बीपीसी के भी कार्यकाल में, बीपीसी का मतलब कौन हो गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वही विश्वनाथ प्रताप सिंह जो क्या होते हैं, ये राम मंदिर के मुद्दे पर जब उनसे क्या करता, कांग्रेस समर्थन वापस ले लेता तो सरकार उनकी गिर जाती है। जो कब बनते हैं 1989 से 1990 ईस्वी में, वही 9 से 10 महीना तक वो प्रधानमंत्री रहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा।
तो अब तक कितने बार प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, तो 7 बार, वो 8 बार हो जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा पद को सृजन कितने बार किया गया, तो वो 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 में करा उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है। कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? कह रहा है कि संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान नहीं, यह बिल्कुल सही है। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान नहीं है किंतु संवैधानिक मान्यता है, ऐसा भी नहीं है। प्रावधान ना ही प्रावधान है, ना ही कोई संवैधानिक मान्यता। सी में देखिए, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है, यह सही, ऑप्शन नंबर सी सही है कि ना ही उसका क्या है, उप प्रधानमंत्री का पद का प्रावधान है, ना ही संवैधानिक मान्यता। लेकिन ऑप्शन 1 में क्या था, उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है, सिर्फ उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान था। अगर ऑप्शन नंबर सी नहीं होता तब ये पर्याप्त होता, लेकिन ए के साथ साथ जब सी को देखेंगे तो इसके अलावा एक और एडिशनल चीज़ यहाँ पर जुड़ा, वो ना ही संवैधानिक मानता है, तो पर्याप्त नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सी ए में समाहित है, तो इसका सी हो जाएगा, ए नहीं होगा। डी में देखिए, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान है, तो संविधान में तो उप प्रधानमंत्री के पद का कोई क्या है, प्रावधान है ही नहीं, ना कोई वर्णन है, तो इसका सी पर्याप्त होगा, ना ही कोई प्रावधान है, ना ही कोई संवैधानिक मानता है। 10 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। अब सरदार पटेल जी रही गए, सबसे पहले बार यही बनते हैं। चौधरी चरण सिंह रही गए मोरारजी देसाई के शासनकाल में। आडवाणी जी यह भी रही गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, जब इनका स्थायी आता है कब, 1999 से 2005 साल जोड़ लीजिए, 2004 तक रहते हैं वो। हालांकि अगर आडवाणी की बात की जाए तो हम लोगों ने पीछे देखा था, ये 3 बार सरकार बनते हैं। पहला 1996 में, जो मात्र 13 दिन का सरकार होता है, उसके बाद ये इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद क्या होता, फिर 1998 ईस्वी में बनते हैं, वो 13 माह तक रहते हैं। उसके बाद फिर 1999 ईस्वी में स्थायी रूप से 5 साल तक रहते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में वह 1999 महीना 2002 में लाल कृष्ण आडवाणी बनते हैं, आडवाणी जी बनते हैं, वही अटल बिहारी वाजपेयी के। तो बी.डी. दत्ता हो जाएगा, जो उप प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहे थे। तो इस तरह से कुछ जो उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चंस था, जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जो पूछ दिया जा सकता है, तो उन सभी पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे है हम लोग विपक्ष के नेता के बारे में देख लेते हैं कि विपक्ष के नेता से रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं, वह भी हमें जानना जरूरी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दलों के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए। तो आपको यह मालूम होगा कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लिए कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, यानी 10% बहुमत होना आवश्यक है। तो ऑप्शन 1 में है कितना, 5%, बी में 10%, सी में 15% और डी में 25%। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, वह होना चाहिए 10% आवश्यक है, तभी वो विपक्षी दल का नेता चुना जाएगा। अन्यथा यह लिखा हुआ है कि अगर कोई 10% प्रावधान नहीं करता तो वो खाली होगा। नेक्स्ट देखिए, 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती है। कह रहा है किसके समान, जो लोकसभा के विपक्षी दल के नेता होते हैं वह किनके समान उनको मान्यता प्राप्त होता है। कैबिनेट मंत्री के समान होता है, कि राज्य मंत्री के समान, कि उप मंत्री के समान, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो थोड़ा इसके इतिहास को समझते हैं कि कब लोकसभा में विपक्षी दल के नेता को सुविधाएं और मान्यता प्राप्त हुई। जब भारत आज़ाद होता है, पहला बार मंत्रिमंडल का गठन होता है 1947 ईस्वी में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। जब पहला कार्यकाल होता है तो उसमें तो जरूर लोकसभा विपक्षी दल का नेता होता है, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान नहीं होता है। तो पहला लोकसभा का कार्यकाल भी कोई विपक्षी दल का नहीं बन पाता है, न उतना सीट ही नहीं ले पाता है। फिर दूसरे कार्यकाल जब भी चलता है उसमें भी नहीं होता, तीसरे कार्यकाल में भी नहीं। उसके बाद क्या होता है, जो तीसरा 1969 ईस्वी में आता है, तो उस 1969 ईस्वी में जो इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तब जो इसके पहले जो बनते हैं कौन, ये लोकसभा के विपक्षी दल के नेता, वो बनते हैं, देखिए ये राम सुभग सिंह बनते हैं। कौन बनते हैं, राम सुभग सिंह बनते हैं। वह 1969 ईस्वी में बनते हैं और 1970 ईस्वी तक वो रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो राम सुभग सिंह बनते हैं तब 1969-70 उस समय जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते थे, लोकसभा के विपक्षी दल के नेता होते थे, खास उनके लिए कुछ प्रावधान नहीं था। ना ही उनका सैलरी का बात था, ना ही विशेष और भी जो छूट दिया जाता, प्रावधान दिया जाता, सुविधाएं दिया जाता, वो सभी कुछ नहीं प्राप्त था। यह जो सुविधाएं और मान्यताएं प्राप्त हुई वह 1977 ईस्वी में, जब वाई.बी. चौहान
जो कांग्रेस के होते हैं वह विपक्षी दल के नेता 1977 ईस्वी में बनते हैं। तब यह 1977 ईस्वी में क्या हो जाता है, इसके लिए एक बिल आता है, वही 1977 ईस्वी में यह बिल पास होता है। तब जो है इसकी जो लोकसभा के विरोधी दल के नेता होता है उसका मान्यता कैबिनेट मंत्री के समान मिलता है, यानी वो सभी सुविधाएं, वो सभी सैलरी जो एक कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है वो उनको मिलना प्रारंभ होता है। तो ये इसका इतिहास है, तो आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न अगर पूछ दिया जाए सिर्फ लोकसभा के विरोधी दल के नेता, तो अगर राम सुभग सिंह और वाई बी चौहान दोनों हैं तो राम सुभग सिंह मानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 में कह रहा है, 3 में है लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता। तो कौन हुए थे, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो लोकसभा में विरोधी दल के पहले नेता वो कौन थे, राम सुभग सिंह हुए थे। तो पहला जो कार्यकाल होता है प्रथम लोकसभा में खाली रहता है, दूसरे लोकसभा में भी नहीं बनता, तीसरे में राम सुभग सिंह 1969 ईस्वी में यह पहले क्या बनते हैं, लोकसभा के विरोधी दल के नेता होते हैं। और जो मान्यता और जो इनको विशेष सैलरी वगैरह जो सब मान्यता प्राप्त होता है वह कब से होता है, वह 69 में ना होकर वह 1977 ईस्वी में एक बिल को लाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, सभी सुविधाएं एवं मान्यता प्राप्त कैबिनेट मंत्री के तरह इनको दिया जाता है। तो वो कौन लेते हैं, वो वाई बी चौहान लेते हैं जो 1977 ईस्वी में बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, अगर सी नहीं रहता तब डी होता। नेक्स्ट देखिए, 4 में कह रहा है लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है। तो लोकसभा विपक्ष का प्रथम नेता पूछ रहा है, तो प्रथम नेता कौन थे। अब ऑप्शन में देखिए, कमलापति त्रिपाठी, सीएम स्टीफन, भोला पासवान, वाई बी चौहान। तो वाई बी चौहान तो लोकसभा के थे, जो हम लोगों ने देखा था 1977 ईस्वी में बनते हैं, यानी राम सुभग सिंह के बाद बनते हैं वो। लेकिन राज्यसभा के, तो राज्यसभा में भी वही प्रावधान था। जब 1977 ईस्वी में क्या आया, एक बिल आया, उसके बाद से उनको विशेष प्रावधान जो सैलरी वगैरह वो प्राप्त हुआ, तो राज्यसभा में भी वही प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो 1969 ईस्वी में राज्यसभा में बनते हैं, वो रहते हैं श्यामनंदन प्रसाद मिश्र। कौन होते हैं, श्यामनंदन प्रसाद मिश्र। तो इस ऑप्शन में तो श्यामनंदन प्रसाद मिश्र है ही नहीं, अगर होता तो वो मारते। तो उसके बाद क्या होता है, 1969 ईस्वी में तो श्यामनंदन प्रसाद मिश्र बन जाते हैं, लेकिन उस समय ना ही कोई सैलरी वगैरह, ना ही कोई मानता, ना ही कोई सुविधाएं प्राप्त होती है। वो सुविधाएं 1977 ईस्वी में राज्यसभा में भी प्राप्त होती है। तो उस समय 1977 ईस्वी में वही बनते हैं, कमलापति त्रिपाठी जी बनते हैं 1977 से 80 ईस्वी तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमलापति त्रिपाठी जी। और प्रश्न अगर ये भी पूछ दिया जाए कि जो लोकसभा में विपक्षी दल के नेता थे उसको सुविधाएं व मान्यता प्राप्त कब से स्टार्ट हुआ, कब मिलना स्टार्ट हुआ, तो वह 1977 ईस्वी से आप मार सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 5 में, किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे ना कि किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त होता था, कैबिनेट मंत्री के समान वेतन प्राप्त हुआ, तो वह थे वाई बी चौहान थे, जो लोकसभा में बने थे 1977 ईस्वी में। हालांकि लोकसभा में भी इधर बिल पास होता है, उधर राज्यसभा में भी होता है। तब उसको क्या होता है, कैबिनेट मंत्री की तरह जो भी सुविधाएं और मान्यता दिया जाता है उनको देता है, वो वाई बी चौहान जो कांग्रेस के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, 6 में कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के विरोधी दल के नेता पर कभी भी नहीं रहे। सोनिया गांधी रही, आडवाणी जी भी रहे, अभी हम लोगों ने देखा था अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में शरद पवार भी रहे, लेकिन मनमोहन सिंह यह कभी विपक्षी दल के नेता में नहीं रहे। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने उप प्रधानमंत्री तथा विपक्षी दल से संबंधित जो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसका हम लोगों ने विस्तारपूर्वक हल देखा, तथा उनसे जो एग्जाम में प्रश्न उठ सकते हैं, बन सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी अगले अध्याय में किसी अगले सेशंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।